Good afternoon, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are on the last topic of our chapter number 6, Bhakti and Sufi tradition. इसमें अपना last topic बचा mainly. हमने पूरा भक्ति ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन के बारे में बहुत डिटेल से उनके सारे एस्पेक्ट जो है वो सारी चीज अच्छे से कर लिए थे and we have covered almost the whole chapter. Okay, now the next topic that we are left with is reconstructing histories of religious tradition. समवेयर हम देखेंगे कि जो रिलीजन से रिलेटेड हमारे पास जितने भी एविडेंसेस रहते हैं उसको हिस्टोरियंस कैसे देखते हैं और वो कैसे उनमें से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रेट कर पाते हैं एंड हाउ व्हाट आर दे नॉट ओनली अबाउट दैट रिलीजन बट अबाउट द जैसे हम सेंट्स की बात करें तो उनकी लाइफ कैसी थी और उनसे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, ये सारी चीजें ऑफ प्रॉब्लमैटिक फॉर द हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड. तो हम ये देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे वो उसको सॉल्व करते हैं और कैसे चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी डिड टॉक अबाउट, हमने कबीर के बारे में बात कर ली थी, हमने गुरु नानक जी के बारे में बात कर ली थी एंड वी डिड टॉक अबाउट मीराबाई. वी वर लेफ्ट विद दिस वन बॉक्स, वी विल जस्ट गो थ्रू दिस बॉक्स एज वेल वेरी क्विकली. लेट 15th सेंचुरी के अराउंड हम देखेंगे देयर इज वन मोर saint Shankaradeva, जो he was one of the you can say leading proponents of Vaishnavism in Assam. तो ऑफन ये यही बोलते थे कि जो भगवती धर्म है, बिकॉज जितना भी हम अगर वैष्णविज्म या जो बिलीवर्स ऑफ विष्णु से रिलेटेड बात करें तो भगवत गीता, भगवत पुराण जो है उनके बेसिस पे वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, जहाँ पे वो फोकस करते थे अगेन कि आपको एब्सोल्यूट सरेंडर करना है टू द सुप्रीम डेटी. और यहाँ पे सुप्रीम डेटी कौन है? लॉर्ड विष्णु और उनके अलग अलग इनकारनेशन. ओके, जैसे हम भगवत गीता की बात करें, पुराण की बात करें, हम देखेंगे विष्णु भगवान और उनके इनकारनेशंस के बारे में बात की हुई है. सो हिज फोकस वाज आल्सो दैट यू शुड एब्सोल्युटली सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी हु वाज लॉर्ड विष्णु. और कैसे प्रीच करना है, इन्होंने यही बोला था, नाम कीर्तन करो, रिसाइट करो नेम्स को कंटिन्यूअसली, गॉड का सत्संग करो. सत्संग पता है ना, मिल के सब लोग भजन जैसे और गाते हैं फॉर डिवोशन ऑफ द गॉड, तो कांग्रीगेशन ऑफ द पायस डिवोटीज. देन ही आल्सो एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनास्ट्रीज, या जिसको सत्र बोलते थे, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है सब लोगों तक, जो भी इसको फॉलो करे उन तक पहुंचे. इसलिए नामघर इन्होंने सेटअप किए थे जिनको प्रेयर हॉल्स बोलते हैं, जहां आके लोग प्रेयर करते थे. तो इनकी बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी तक, अगर हम इस रीजन की बात करें यानी कि असम की बात करें, तो अभी तक भी ये बहुत डोमिनेंट है. और उनकी जो मेजर कॉम्पोजिशन थी, इट इंक्लूड्स कीर्तन घोष. ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है क्या इनकी आइडियोलॉजी से कैसे ट्रांसमिट किया था और सुपर आप कैसे सरेंडर करते हो टू द सुप्रीम डेटी विष्णु, टोटली डिवोटेड होना चाहिए आपको. ये सारी चीजें जो है ये इस बॉक्स के थ्रू अपने को बताई गई है, बिकॉज ही वाज आल्सो वन इंपॉर्टेंट सेंट. स्पेसिफिकली देखिए तो असम एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें. नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस. हमें पता है कि हिस्टोरियंस जब भी हमें पास्ट के बारे में बताते हैं तो पहले उनको बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं. तो सिमिलर इज द केस जब हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजियस ट्रेडिशन की भी हिस्ट्रीज उनको कलेक्ट करनी पड़ती है, चाहे उसमें बहुत सारी चीजें, सिर्फ रिटन पार्ट नहीं है, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज जो रिलीजियस गुरुज ने बता रखी थी, और अलग अलग जो कॉम्पोजिशंस थे जो सेंट्स वगैरह ने कर रखे, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, समवेयर जब वो बात भी कर रहे हैं, बिकॉज हमने देखा बहुत बार डिबेट और डिस्कशन के फॉर्म में चीजें शुरू होती थी, फिर वो बाद में पेन डाउन की जाती थी. सो वो कैसे किस टाइप से क्या डिस्कस करते थे और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी जब वो डिवाइन के बारे में समझना चाहते थे. तो इन सब चीजों को उनको देखना पड़ता है एस्पेक्ट, और स्पेशली कौन से हम देखेंगे, स्पेशली जब रिलीजन की बात आती है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू, किस हिसाब से वो चीज डेवलप हुई थी, क्यों हुई थी और क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजों को देखे ही वो फाइनली कुछ बोल पड़ा है क्लास कि जब भी हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस को यूज करते हैं तो हमें उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, किस आइडिया के थ्रू, किस बिलीफ के थ्रू, क्या प्रैक्टिसेस थी, क्या इमेजेस और बिल्डिंग्स थी, और उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं. हमने पढ़ा था अगर प्रॉपर अपने को आइडिया नहीं हो तो हम सोर्सेस को रिलेट नहीं कर पाते हैं
करेक्ट उनका मीनिंग इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि बहुत जरूरी होता है कि आर्किटेक्चर की अगर स्पेशली बात करें तो उनको रिलेट करना आइडिया से, बिलीफ से, जो हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ा था, कुछ कुछ बाकी और जो इस टाइम पे रिलीजन इमर्ज हो रहे थे उनके आर्किटेक्चर से रिलेट किया था। जैसे जातका स्टोरी से किया था बुद्धिज्म को, और उनके मेजर बिलीफ से हमने देखा था अगर प्रॉपर आइडिया ना हो तो गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ऐसे हिंदुइज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड हर चीज में हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि उसके पीछे का आइडिया क्या है, बिलीफ क्या है, तभी हम उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाएंगे। ये तो हमने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर ली, पर अगर हमारे पास टेक्सचुअल ट्रेडिशन ही है ज्यादातर कुछ रिलीजियस बिलीफ्स के, तो फिर हम उनको कैसे समझे कि कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि दिस इज समथिंग दैट इज totally was accepted in this particular manner only, या इसमें कुछ चेंजेस थे, या ये लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग बाद में, जब उससे पहले वो एग्जिस्ट कर रहे थे और लिखे गए थे उसमें क्या कोई चेंजेस थे या नहीं थे। अगर हम इस चैप्टर के सोर्सेज के बारे में भी देखें तो हम देखेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अलग अलग स्टाइल्स में लिखा हुआ है। हमने देखा कुछ तो लोकल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखते थे जैसे वचनास थे पासवाना के, कुछ बहुत ऑर्नेट सजाए हुए पर्शियन लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे। फरमान ऑफ मुगल एम्पायर, बहुत वो लोग उसको एक्सप्रेस करके या बहुत थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो हिस्टोरियंस है जो इनको स्टडी करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है हर टाइप के टेक्स्ट को समझना, उनको आनी चाहिए वो लैंग्वेज, वो क्यों लिखा गया है, किस स्टाइल में लिखा गया है, उसके लिए अलग अलग स्किल चाहिए उस टेक्स्ट को समझने के लिए। लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, पर जो उस टाइम के हिसाब से जो वेरिएशंस है, जो स्टाइल है, उन सब के बारे में भी एक हिस्टोरियन को नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो किसी भी चीज का करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमें दे पाएंगे। तो इसी को हम देखें अगर कि सारे जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो कल्चरली, क्या विल स्टडी दिस बॉक्स आफ्टर वी कंप्लीट दिस। तो जितने भी हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं हम देखेंगे आज की डेट तक फॉलो होते हैं, कंटिन्यू है। ओके, वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन जो है दे आर फॉलोड टिल टुडे। तो ये जो कंटिन्यूटी है, इससे एक एडवांटेज तो हिस्टोरियंस को ये है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ ऐसा लिखा हुआ है और आज भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज ऐसे ही चल रही थी। चेंजेस है तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पहले ऐसे फॉलो हो रहे होंगे, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए होंगे विद टाइम। तो हम जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस है उसको जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है या किसी पेंटिंग में बना हुआ है उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग है या सेम है या क्या चेंजेस आए हैं, और उनको समझने की बेटर कोशिश करते हैं। बट एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ट्रेडिशन अभी तक फॉलो हो रहे हैं और लोग इसको you can say in a continuous way use कर रहे हैं, they are part of people's lived beliefs and practices। तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि there is often lack of acceptance of the possibility that may have changed over। तो अगर I as an historian tell you that your religion actually in the past had certain change in मतलब आइडियोलॉजीज जो थी, उनकी जो सोच थी, जो रिचुअल्स थे, जो बिलीफ थे, वो अभी से थोड़े अलग थे, तो यू मे थिंक व्हाई दिस इज बीइंग कंटिन्यूइंग सिंस सेंचुरीज, सो हाउ डू आई बिलीव कि इसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि ये तो रोज ही फॉलो मतलब कंटिन्यूअस जनरेशन टू जनरेशन फॉलो हो रही है। सो ये हिस्टोरियंस के सामने यही चैलेंज होता है कि जो ऐसे मैटर्स हैं इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर्स है व्हेनेवर वी कम टू रिलीजन। सो इनको इन्वेस्टिगेशन विद प्रॉपर एविडेंस ही कोई पॉइंट आगे रखा जा सकता है, वाइल एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि जो रिलीजियस ट्रेडिशन हमें समझना चाहिए, एज एवरी अदर थिंग आर डायनेमिक एंड चेंज ओवर टाइम। हमें पता है विद टाइम थिंग्स चेंज, तो ऑब्वियसली रिलीजन में, रिलीजियस ट्रेडिशन में भी तो चेंजेस आए होंगे, क्योंकि ये भी एक डायनामिक चीज है, तो इट आल्सो मस्ट हैव सीन मेनी चेंजेस। तो दोनों चीजें, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है जो हिस्टोरियंस को समझना पड़ता है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी है पर अपने को ये भी समझना है कि चेंजेस इतने लॉन्ग टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए ही।
ओके, इन द टाइप ऑफ बिलीव्स प्रैक्टिसेस और जिस हिसाब से भी वो फॉलो की जा रही है पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रेडिशन एंड बिलीव्स। सो हिस्टोरियंस को नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की, स्टाइल की, क्यों लिखे गए, रीजंस बिहाइंड इट, रिलेट करने के लिए, सिमिलैरिटी क्या है अभी के टाइम से, अलग क्या है, प्रॉपर एविडेंसेस के बेसिस पे विद लॉट ऑफ कॉशन, विद लॉट ऑफ यू कैन से इन्वेस्टिगेशन, फाइनली अपनी बात आगे रखनी चाहिए। बट देन वी शुड कीप इन माइंड विद टाइम ऑब्वियसली देयर विल बी सर्टेन चेंजेस in the kind of beliefs that we talk about religion. Okay. So with this, actually, technically we complete the chapter, but this one box and timeline is left. The box that is given on your page number 166. Let us go through it. Again, few important thing that is actually needs does not need so much of explanation, but this is something that you should know and you have to like remember them. तो जब हम बोल रहे हैं कि सोर्सेज कैसे होते हैं, कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो कुछ हम सूफी ट्रेडिशन के टेक्स्ट को देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी जो फर्स्ट चीज है टाइटल्स या मैनुअल्स जिनको हम बोल सकते हैं सूफी थॉट और प्रैक्टिसेस की जो है, दे हैव बीन समवेयर you will say are told to us or we know about it by Kashf-ul Mahjoob of Ali bin Usman Hujwiri, ठीक है, जो died around 1071. This is an example of you can say एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो हमें बोलता है कि जो ट्रेडिशंस है, यहाँ पे अगर सूफी ट्रेडिशन की बात करें, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलावा बाहर जहाँ पे सूफी ट्रेडिशन हो रहे थे उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज दिस वाज समथिंग व्हिच केम फ्रॉम सम अदर एरिया, और इसकी जो प्रैक्टिसेस है स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला था। सो यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस। सेकेंड है अपना मलफूजत, जो है लिटरली हम बोलेंगे इसका मतलब होता है अटर्ड, यानी जो सूफी सेंट्स आपस में कन्वर्स किए थे उससे रिलेटेड है। अर्ली टेक्स्ट है ये मलफूजत, इज द फवाइद अल फुआद, ये कलेक्शन ऑफ काइंड ऑफ डिस्कशंस, डिबेट, कन्वर्सेशंस है बिटवीन शेख निजामुद्दीन औलिया एंड कंपाइल ये की गई है अमीर हसन सिद्दी देहलवी के थ्रू, एंड जो कि एक नोटेड पर्शियन पोएट है, और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी पढ़ा है इन बुक सोर्स नंबर 9 में। नाउ ये जो है ही कंपाइल्ड अलग अलग सूफी सिलसिलास के थे, उनके जो शेख थे उनके परमिशन से इन्होंने क्या किया था, इन चीजों को कंपाइल कर लिया था। Okay, and when we say that he compiled with the permission of these sheikhs, and these had obviously didactic purposes. Didactic का क्या मतलब होता है, किसी को moral lessons जैसे देना, मतलब आप क्या कर रहे हो, you are trying to teach somebody and teach what moral जो आपके beliefs है या जिस हिसाब से moral values जो आप teach करना चाहते हो, depending upon कि आपने किस किस जो कलेक्ट किया है, जो आपके पास रिटन मैटर है उसके बेसिस पे। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बुक वाली बात कर ले जो हमारे सोर्स 9 में दिया हुआ है कि जब उनको समवेयर ये जो दिस पर्सन शेख निजामुद्दीन औलिया को जब गिफ्ट दिया गया था by the ruler, he denied that we don't need land and this is of no purpose to us, मनी ऑल्सो हम डोनेट करते हैं, तो उस एग्जाम्पल वैसे वाली चीजों को यूज करके मॉरल लेसन देने की कोशिश की है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो अपनी कंट्री के बहुत सारे सब मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट और डेक्कन बेसिकली के अराउंड बहुत सारे अपने पास इससे रिलेटेड एविडेंस है जो कि कंपाइल किए गए हैं ओवर सेवरल सेंचुरीज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपना मकतूबत, जिसका मतलब है, इसका मतलब होता है लिटरली रिटन कलेक्शन ऑफ लेटर्स है ये। ठीक है, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये है लेटर्स दैट वर रिटन बाय द सूफी मास्टर्स अपने डिसाइपल्स और एसोसिएट्स के लिए, जिसमें दीज टेल अस अबाउट शेख्स एक्सपीरियंस अबाउट रिलीजियस ट्रूथ, जो कि बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें लाइफ कंडीशंस के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या
उम्मीद करनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर एस्पिरेशंस, डिफिकल्टी क्या फेस करेंगे अगर आप इसी वे में, अगर इफ यू वांट टू अटेन द रियलिटी एंड द रिलीजियस ट्रूथ आप जानना चाहते हैं और स्पिरिचुअल और इसमें जानना चाहते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड यू विल हैव टू डील विद, है ना। आपके एस्पिरेशंस क्या और डिफिकल्टीज क्या, उससे रिलेटेड इसमें लिखा हुआ था। तो जो ये लेटर्स थे दैट वर नोन एज मकतूबत ए इमाम रबानी ऑफ नोटेड 17th सेंचुरी। कौन कौन से शेख थे? नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये इज ऑफन कंट्रास्टेड विद लिबरल एंड नॉन सेक्टेरियन व्यूज ऑफ अकबर। तो इनकी आइडियोलॉजी बहुत अकबर से बहुत बार क्या थी, अलग थी। are amongst you can say those most frequently discussed by the scholars। तो लोग जो स्कॉलर्स है वो इनको ज्यादा डिस्कस करते थे क्योंकि इनके जो व्यूज थे वो थोड़े डिफरेंट थे और इनकी जो आइडियोलॉजीज थी दे वर बेसिकली समवेयर टोटली ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग थी एज कंपेयर टू जो लिबरल और नॉन सेक्टेरियन व्यूज किसके थे, अकबर के थे। उसके मतलब वैसी नहीं थी, कंट्रास्ट थी, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ वन जो आ जाता है अपना तज़किरास, जिसका मतलब है टू मेंशन एंड मेमोराइज या मेमोरियलाइज। तो ये है बायोग्राफिकल अकाउंट्स है सेंट्स की। 14th सेंचुरी में सियार उल उलिया जो है ऑफ मीर कुवर्ट किरमानी, ये फर्स्ट सूफी हम बोलेंगे तज़किरा के हैं, फर्स्ट सूफी तज़किरा लिखा है जिन्होंने, रिटन इन इंडिया। इट डेल्ट प्रिंसिपली मेनली ये किससे डील करते थे, चिश्ती सेन से। और सबसे फेमस जो है इनका तज़किरा अगर हम देखेंगे ये है अकबर उल अख्यार ऑफ अब्दुल हक मुहादिस दहलवी। अराउंड 1642 के अराउंड का टाइम पीरियड का ये हमारा एविडेंस है। तो जो भी ऑथर्स है इस तज़किरास के जो इस टाइम पीरियड के अराउंड लिखा गया था, ऑफन ये बताना चाहते हैं कि somewhere they want to establish the precedence of their own orders and glorify their spiritual genealogy। मतलब कि स्पिरिचुअली ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, पहले से जो ऑर्डर ये चीजें फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो हो रही थी और इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एंड समवेयर कुछ ऐसी बातें थी इनकी जो इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है वेरी हार्ड टू बिलीव, डिफिकल्ट, मतलब एक्स्ट्रा ही ऐसे लगता था, ऐसी बातें बोल दी दैट आर नॉट पॉसिबल एंड वेरी हार्ड टू बिलीव। तो इनकी डिटेल्स में बहुत बार इम्प्लॉजिबल फुल ऑफ एलिमेंट्स होते थे, मतलब ऐसे इस टाइप का डिस्क्रिप्शन होता था, रियली फैंटास्टिक काइंड ऑफ। स्टिल ये हिस्टोरियंस के लिए फिर भी ग्रेट वैल्यू के हैं क्योंकि ये हमें उस ट्रेडिशन के बारे में समझने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, समझ गए। सिंपली बोल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें, हार्ड टू बिलीव, नॉट इजी टू बिलीव, ऐसी चीजें लिखी हुई थी, स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इनका क्या ट्रेडिशन था, उसका क्या नेचर है वो हमें ज्यादा पता चलता है थ्रू दीज तज़किरास। और जो ये जो फर्स्ट अपना है जो 14th सेंचुरी में लिखी गई थी एंड देन जो सबसे फेमस है वो अराउंड हम बोलेंगे अकबर उल अख्यार की है। एंड और भी बहुत सारी रिलेटेड है बट देन दे टेल अस लॉट अबाउट देयर ट्रेडिशन और इस इन्हीं टाइम पीरियड के अराउंड लिखी हुई थी दीज। ये अगेन हमें पता है सूफी चिश्ती और इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसी भक्ति के भी बहुत सारे लिखे हुए थे बट अगर ये हमारे पास एक एग्जांपल है सूफी के, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रिटाइटस और द मैनुअल्स। हमने मलफूजत के बारे में, मकतूबत एंड देन तज़किरास के बारे में सूफी सेंट्स के जो है उनसे रिलेटेड किया है। तो जितने भी ये ट्रेडिशन है हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे टेक्स्ट और ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास आए, तो इनको प्रिजर्व किया गया है। इन टाइम ऑफ ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए ऑब्वियसली चेंजेस आए होंगे और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बचे ही ना हो, ऐसे मटेरियल में बने हो जो कि सरवाइव नहीं कर पाए या फिर हमारे पास अब तक हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो दे आर लॉस्ट, दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सो विद दिस
complete the chapter. We'll just have a look at the timeline and then we'll be winding the chapter. इस timeline में हमारे major religious teachers जो हैं अपने सब continent में किस time period के around आए थे वो लिखा हुआ है. On an average 500 से 800 CE के बीच में अपार समंदर सुंदर मूर्ति तमिलनाडु में आए थे. 800 से 900 के अराउंड हमारे नमलवार, मनिका वचकर, अंडल, तुंदरी दीपुदी तमिलनाडु में आए थे. देन 1000 से 1100 के अराउंड अल हुजवीरी दातागंज बख्श पंजाब में और रामानुचार्य जो है तमिलनाडु में आए थे. देन 1100 to 1200 बासावाना कर्नाटका में. 1200 to 1300 हमारे पास है ज्ञानदेव मुक्ताबाई महाराष्ट्र में. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में. बहाउद्दीन जकरिया और फरीदुद्दीन गंजे शकर इन पंजाब. कुतुबुद्दीन बख्तियार हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इन दिल्ली. उसके बाद लाल बेग जो 1300 से 1400 के अराउंड लाल बेग कश्मीर में. लाल शाहबाज कलंदर सिंध में. निजामुद्दीन औलिया दिल्ली. रामानंद उत्तर प्रदेश. चोखा मेला इन महाराष्ट्र. शराफुद्दीन या मेनरी इन बिहार. 1400 से 1500 के बीच में कबीर. रायदास की भी आई सपोज क्लास आप लोगों ने बहुत सारी पोएम्स जो है और उनसे जो रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीजें जो लिखी है वो आपने पढ़ी होगी. सूरदास उत्तर प्रदेश में. बाबा गुरु नानक पंजाब में. वल्लभाचार्य गुजरात में. अब्दुल्ला शतारी ग्वालियर में. मोहम्मद शाह आलम गुजरात. मीर सैयद मोहम्मद येसु दरास गुलबर्गा में. शंकरादेवा हमने पढ़ा था असम में. तुकाराम महाराष्ट्र में. 1500 से 1600 के बीच में श्री चैतन्य बंगाल में. मीराबाई राजस्थान. शेख अब्दुल कुदुस गंगूही. मलिक मोहम्मद जैसी और तुलसीदास उत्तर प्रदेश में. तुलसीदास के बारे में भी आपने सुन रखा होगा. देन 1600 to 1700 के अराउंड शेख अहमद सिरहिंदी हरियाणा में और मियान मीर इन पंजाब. सो हियर वी सी कि मेजर जो भक्ति और सूफी सेंट्स जो है किस टाइम पीरियड में मेनली थे और कब डोमिनेंट जैसे थे एंड व्हेन दे वर एग्जिस्टिंग. So with this finally we complete this long chapter of Bhakti and Sufi tradition. So I think things must be clear to you all. अगर कोई doubt हो अभी भी class feel free to ask and we'll suggest you all to just go through the chapters करके इसको solve कर लें. Important Bhakti and Sufi tradition and their saints याद रखना सारे. Okay. Now meet you all in the next class.